आज की वीडियो में हम लोग ग्रेविटेशन को पढ़ेंगे। स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग ग्रेविटेशन। इसमें क्या क्या होता है, आप लोगों को क्या क्या पढ़ना है, किसे कहते हैं ग्रेविटेशन और किसे है ग्रेविटेशनल फोर्स, ये हम लोग समझेंगे। ठीक है, तो इसको इसके बारे में बताए हम लोगों को, बताए कौन, तो न्यूटन साहब बताए। क्या बताए? न्यूटन। इसलिए हम लोग पढ़ते हैं न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। तो हम लोग यहाँ पे इनको हम लोग पढ़ते हैं न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन बोलते हैं। ठीक है, ये जो लॉ है आपका, ये क्या दे रहा है, तो ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू पार्टिकल्स। किसी भी यूनिवर्स में, हमारे यूनिवर्स में कोई भी दो बॉडी है, इनके बीच के अट्रैक्शन के बारे में बतला रहा है। कोई ज़रूरी नहीं है कि ये बॉडी दोनों एक ही आकार के हों, एक छोटा भी हो सकता है, एक बड़ा भी हो सकता है। समझ में आ रहा है? ठीक है, तो हम लोग कह सकते हैं कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू पार्टिकल इन द यूनिवर्स। ठीक है, एक ऐसा फोर्स दो पार्टिकल के बीच में अट्रैक्शन के बारे में बतला रहा है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? ग्रेविटेशनल फोर्स आर कॉल्ड ग्रेविटेशनल फोर्स। समझ में आया? यहां तक में कोई दिक्कत नहीं। ग्रेविटेशन कहते हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स कहते हैं। लीजिए, ग्रेविटेशन भी लिख दिए। क्यों? क्योंकि अगर मान लेते हैं ये लिख दें तो बच्चे समझेंगे कि अच्छा ये तो ग्रेविटेशन का तो फिर डेफिनेशन ही नहीं हुआ। सेम ही चीज़ है, आप ग्रेविटेशन बोलिए या ग्रेविटेशनल फोर्स बोलिए, सेम ही चीज़ है। इसमें मान लेते हैं आपका ये बॉडी है, एक ये बॉडी है और आपका क्या है, एक वो बॉडी है। अब इसके बीच में जो अट्रैक्शन फोर्स लग रहा है, उसका क्या फॉर्मूला होगा, कैसे लग रहा है, ये हम लोग समझेंगे। ठीक है, अब जो ये फोर्स है, इन दोनों के बीच में जो फोर्स लग रहा है ना, कौन सा फोर्स? ग्रेविटेशनल फोर्स। ये जो ग्रेविटेशनल फोर्स है, ये क्या होता है? ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। किसके? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। किसके? प्रोडक्ट ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ मासेस ऑफ टू पार्टिकल। ठीक है, जो दो पार्टिकल है, इनके मास का, ये कैपिटल है तो इसका m ले लीजिए और इसका m ले लीजिए। मतलब ये जो F है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ये जो F है, ग्रेविटेशनल जो फोर्स है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है आपके प्रोडक्ट के, इनके मास के क्या है, प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। समझ में आया? तो ये चीज़ एक यहाँ से ये चीज़ हमको निकला। तो दूसरा क्या है, दूसरा ध्यान दीजिएगा, इसको हम लोग मिटाते हैं। दूसरा है आपका कि ये जो फोर्स है, मास पे तो, प्रोडक्ट पे तो डिपेंड कर ही रहा है, और इन दोनों के बीच के डिस्टेंस पे भी डिपेंड कर रहा है। तो कैसे डिपेंड कर रहा है? तो जो फोर्स है आपका, फोर्स, कौन सा फोर्स? ग्रेविटेशनल फोर्स। अब शॉर्ट में जी फोर्स, ये क्या है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम, टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। मतलब इन दोनों के बीच में मान लेते हैं ये सेंटर से सेंटर का जो डिस्टेंस है वो कितना है आपका, मान लेते हैं r है। क्या है? r है। तो ये जो फोर्स है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसके? r स्क्वायर पे। या इसी चीज को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके? 1/r स्क्वायर के। ये दोनों चीज सेम है। ठीक है, ये दोनों चीज सेम है। तब यहां से हमको दो जो फोर्स है वो दो चीज पे डिपेंड कर रहा है, इनके मास के डायरेक्टली, प्रोडक्ट के डायरेक्टली,
और डिस्टेंस के इन्वर्सली, इन दोनों को अगर हम लोग कंबाइंड करेंगे, ध्यान दीजिएगा, इन दोनों को अगर हम लोग कंबाइंड किए, इन दोनों फार्मूला को, तो आपके पास एक फार्मूला आया क्या कि ये जो f है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल m इंटू एम एंड क्या आ गया आर स्क्वायर, और इसी को जब आप इक्वल करेंगे तो ये आता है कैपिटल G लिखते हैं हम लोग m इंटू एम अपॉन आर स्क्वायर। ये फाइनल फार्मूला है। ये जो कैपिटल G है आपका वो क्या है, बोलिए, कांस्टेंट। ये क्या है आपका, कांस्टेंट, और इसी को क्या कहते हैं, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। क्या कहते हैं, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत? बाकी जो F क्या है, F है आपका ग्रेविटेशनल फोर्स, और आपका जो M है वो मास ऑफ वन बॉडी, और ये जो M है वो है मास ऑफ सेकेंड बॉडी कह सकते हैं या अदर बॉडी कह सकते हैं, और R जो है वो क्या है, डिस्टेंस बिटवीन दीज टू बॉडीज, इन दोनों के बीच क्या डिस्टेंस है। समझ में आया? तब अगर हम लोग बात करें कि इसका जो यूनिट होगा, इस ग्रेविटेशनल का जो यूनिट होगा वो क्या होगा। अब देखिए ये फोर्स है तो फोर्स का यूनिट तो हमको पता है कि कुछ भी कर लीजिए, जो फोर्स का जो यूनिट होगा, इसका जो यूनिट होगा, ऐसा यूनिट होगा, वो क्या होगा आपका, न्यूटन होगा। ठीक है, न्यूटन साहब अपने नाम पे ही दिए थे, तो इसको हम लोग कैपिटल N से रिप्रेजेंट करते हैं। चलिए, अब न्यूटन है तो फोर्स किसको न्यूटन बोलते हैं, थोड़ा सा यहाँ पे हम लोग फ्लैशबैक में जाते हैं। ठीक है, आप लोग पहले पढ़ चुके हैं कि F इक्वल टू क्या होता है, m इंटू ए, समझ लीजिए। तब आपका क्या है, ये है मास kg इंटू एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन है, एक्सेलरेशन का क्या होता है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, मतलब आप कह सकते हैं kg मीटर सेकेंड इनवर्स 2, और इसी को ही हम लोग क्या बोलते हैं, न्यूटन। समझ में आया? तो ये दोनों चीज याद रहना चाहिए आपको कि केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर को हम लोग क्या कह रहे हैं, न्यूटन कह रहे हैं। तब अगर बात करें इस जी की, इसका जो यूनिट होगा इस कांस्टेंट का, वो जरा ध्यान दीजिएगा। आपका यहाँ पे अगर हम लोग बात करें तो ये G इक्वल टू, ये सबको इधर लेके जाइए, तो ये F इंटू आर स्क्वायर बटा कैपिटल M एंड स्मॉल m। इसका जो हम लोग यूनिट देखे हैं फोर्स का, वो न्यूटन, और डिस्टेंस R है, R का जो यूनिट होता है, डिस्टेंस का यूनिट क्या होता है, मीटर, तो मीटर स्क्वायर अपॉन क्या हो जाएगा, मास है तो kg इंटू क्या हो जाएगा, kg। तो हम लोग कह सकते हैं कि kg, चलिए एक बार एक स्टेप और ले लेते हैं, केजी मीटर स्क्वायर, अब बटा क्या है यहाँ पे, सॉरी केजी स्क्वायर, न्यूटन मीटर स्क्वायर और केजी स्क्वायर, तो इसी को हम लोग लिख सकते हैं आप केजी इनवर्स 2, उसके पहले न्यूटन, और क्या है आपका मीटर स्क्वायर। समझ में आया? तो ये किसका यूनिट हो गया, ये जी का यूनिट हो गया, याद रखिएगा। ठीक है, इसको याद रखिएगा। एक चीज और याद रखिएगा, एक तो ये तरीका हो गया कि ये वाला जो है आपका जी का है, इसको थोड़ा सा और अगर हम लोग थोड़ा सा सोचें तो इस न्यूटन की जगह पे क्या लिख सकते हैं, इस न्यूटन की जगह पे केजी मीटर सेकेंड इनवर्स 2 लिख सकते हैं, और यहाँ से पहले से क्या है, केजी इनवर्स 2 है, और इंटू क्या है आपका मीटर स्क्वायर है। तो केजी इसका कुछ नहीं, मतलब पावर क्या है 1 है, और यहाँ पावर क्या है -2 है, तो यहाँ पे चला गया तो आपका, और यहाँ पे मीटर 1 मीटर पावर प्लस, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका केजी इनवर्स, क्या बचेगा, केजी इनवर्स और मीटर क्यूब और सेकेंड इनवर्स 2। तो ये दोनों याद रखिएगा। आप अगर हायर क्लास में जाएंगे तो ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन हो सकता है कि इस तरह से ना देके आपको इस तरह से दे दे, तो आप इस तरह के लिए भी अवेयर हो जाइए कि ये कैसे आया। तो न्यूटन के जगह पे जो है ना, हम लोग इतना तो रख ही सकते हैं, केजी मीटर सेकेंड इनवर्स 2, इसी को केजी मीटर सेकेंड इनवर्स 2 को रख दिए, 1 केजी 1, तो 1 से 1 यहाँ चला गया, -1 बचेगा, और यहाँ पे ये ऐड हो जाएगा, 3 हो जाएगा, और वही समझ में आया। ठीक है, और इस कांस्टेंट का जो वैल्यू होता है, इस कांस्टेंट का जो वैल्यू होता है वो आपको याद रख लेना है। क्या याद करना है, याद रखना है 6.67 इंटू 10⁻⁻11, कितना होता है, -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर और केजी इनवर्स 2, इस वाले में याद रख लीजिए।
ठीक है। अगर इसका अच्छा ये तो हो गया एसआई यूनिट। अगर सीजीएस में पूछे, सीजीएस में अगर इसी का यूनिट पूछे तो और आप क्या लिख सकते हैं, न्यूटन के जगह पे डाइन क्या कर दें, डाइन कर दें, केजी के जगह पे क्या कर दें, ग्राम कर दें, और मीटर के जगह पे क्या कर दें, सेंटीमीटर स्क्वायर। समझ में आया। तो ये हो गया आपका एसआई यूनिट, ये दोनों क्या हो गया एसआई यूनिट, और ये क्या हो गया आपका सीजीएस यूनिट। ठीक है, सीजीएस यूनिट हो गया। सीजीएस यूनिट में जो इसका वैल्यू होता है वो ये होता है 6.67 इंटू 10⁻⁸ डाइन ग्राम इनवर्स टू और सेंटीमीटर स्क्वायर। समझ में आया, कोई दिक्कत। तो ये दोनों चीज़ आपको याद कर लेना है, और ओवरऑल आपके ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में इतना ही है। ठीक है, तब हम लोग आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है हमारा कि टू स्फेरिकल बॉल ऑफ मास 10 kg ईच, 10 kg मास है दोनों का। तो मान लेते हैं दो वो जो स्फेरिकल, अब स्फेयर बोल दिया तो गोला ही बनाएंगे। ठीक है, दोनों का मास क्या है 10 kg है। चलिए, तो 10 kg और ये 10 kg। ठीक है, और बोल रहा है कि इन दोनों का जो डिस्टेंस है वो यहाँ से यहाँ का इतना कितना है, इन दोनों का डिस्टेंस जो है वो 100 सेंटीमीटर है। ठीक है, सॉरी 100 मीटर है। तो आपको पूछ रहा है क्या, ग्रेविटेशनल फोर्स पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है, तो अभी हम लोग देखिए फोर्स इक्वल टू जी इंटू कैपिटल एम स्मॉल एम बटा क्या है आर स्क्वायर। आपको दिया हुआ क्या है कि एक m1 मान के चलिए इसको। अब देखिए, या तो आप इस तरह से लिख दीजिए, नहीं तो अगर आप दोनों कैपिटल लिख रहे हैं तो m1 m2 भी कर सकते हैं, दो अलग अलग मास, तो दोनों आप समझ सकते हैं। m1 दिया हुआ है 10 kg, m2 दिया हुआ है 10 kg, और r जो दिया हुआ है वो 100 दिया हुआ है, और g का वैल्यू हमको पता है कि 6.67 इंटू 10⁻11 न्यूटन kg स्क्वायर और मीटर का स्क्वायर, kg इनवर्स टू और मीटर स्क्वायर। तो यहाँ पे अगर हम वैल्यू देखें तो 6.67 इंटू 10⁻11 कर दीजिए, इंटू पहला मास 10 kg, दूसरा मास 10 kg, अपॉन कितना दिया हुआ डिस्टेंस 100 दिया हुआ है, तो 100 का क्या कर दीजिए स्क्वायर कर दीजिए, 100 का क्या कर दीजिए आप स्क्वायर कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। तभी क्या हो जाएगा आपका, तब है यहाँ पे 6.67 इंटू 10⁻11 इंटू यहाँ कितना हो जाएगा 100, अपॉन यहाँ पे कितना हो जाएगा 4 जीरो, ये 2 जीरो कट गया, ये 2 जीरो सॉरी यहाँ माइनस है, ये 2 जीरो ऊपर जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, ये 2 जीरो ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा f इक्वल टू 6.67 इंटू 10⁻13, ये क्या हो जाएगा ऐड हो जाएगा, कोई दिक्कत। अगर ऐसे डायरेक्टली नहीं समझ में आ रहा हो तो ये -11 इंटू ये ऊपर जाएगा तो 10⁻²। अब बेस क्या है आपका सेम है, बेस क्या है आपका सेम है, तो पावर क्या हो जाता है ऐड हो जाता है, तो 67 इंटू 10⁻13 न्यूटन, ये क्या आया है फोर्स। समझ में आया, कोई दिक्कत नहीं। एक और क्वेश्चन करते हैं। देखिए एक क्वेश्चन लिखा हुआ है कि मास जो है अर्थ का जो मास है वो दिया हुआ है, अर्थ का मास कितना दिया हुआ है, दिया हुआ है मतलब आपका बड़ा जो बॉडी है उसका दिया हुआ है 6 इंटू 10⁻24 kg, और मून है तो अर्थ से तो छोटा ही है, तो इसको चलिए m2 ही ले लीजिए, m2 इक्वल टू दिया हुआ है आपका 7.4 इंटू 10⁻22 kg, केजी में दिया हुआ, अच्छी बात है। अगर ये ग्राम में दिया रहा है तो आपको केजी में कन्वर्ट करना है, क्योंकि हमको जो भी वर्क करना है वो SI यूनिट में वर्क करना है, ठीक है। तब है आपका डिस्टेंस जो है, इनका जो डिस्टेंस है वो कितना दिया हुआ है 3.84 इंटू 10�5, और ये देखिए ये दिया हुआ है किलोमीटर में, तो इसको हमको क्या करना है मीटर में चेंज करना है, क्या करना है मीटर में चेंज करना है। तो ये 5 तो होगा ही, किलोमीटर को मीटर में चेंज करने के 1000 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये हो जाएगा 3.84 इंटू 10⁻, कितना हो जाएगा 5 और 3 कितना हो जाएगा ये 8, डिस्टेंस निकल गया। चलिए अब फोर्स देखिए, अब डायरेक्टली वो क्या बोला है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, क्या बोला फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मतलब क्या है आपका, वो फोर्स निकालना है, कौन सा ग्रेविटेशनल फोर्स निकालना है, कौन सा निकालना है ग्रेविटेशनल फोर्स निकालना है। चलिए तो यहाँ पे F इक्वल टू आप लिख सकते हैं G, अच्छा हाँ G का जो वैल्यू है वो आपका 6.67 इंटू 10⁻11 न्यूटन kg इनवर्स और मीटर स्क्वायर, ठीक है। इसीलिए देखिए हम kg में रखे हैं, मीटर में रखे हैं, और न्यूटन में तो फोर्स आपका आएगा ही आएगा। यहाँ पे m1 m2 बटा क्या कर दीजिए r स्क्वायर, यहाँ पे 6.67 इंटू 10⁻11 इंटू यहाँ पे 6 इंटू 10⁻24, यहाँ पे क्या आ गया इंटू 7.4 इंटू 10 कितना 22 अपॉन
ठीक है, क्या हो गया, अपॉन 3.84 इंटू 10⁸ का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर। ठीक है, 8 का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर। अब देखिए इतना बड़ा जो कैलकुलेशन है ना, इसको आप आसानी से कर सकते हैं। थोड़ा समझिएगा कि कैसे हम लोग को चलना है। तो सबसे पहले तो जो 10⁻ वाला है उसको एक जगह कीजिए। तो 6.67 इंटू यहाँ पे क्या 6 इंटू यहाँ पे क्या 7.4 इंटू ये 10⁻-11 इंटू ये 10⁻24 इंटू 10⁻22। ठीक है, कोई दिक्कत, अपॉन नीचे में क्या हो जाएगा 3.84 का होल स्क्वायर इंटू अगर अलग करेंगे तो 10⁸ का भी होल स्क्वायर। दोनों को देखिए मल्टीप्लाई है इसीलिए अलग करके इस तरह से लिख सकते हैं। अगर ये प्लस में होता तो नहीं लिख सकते, ये ध्यान दीजिएगा। तब क्या है आपका, ठीक है, यहां से नीचे नहीं दिखाई देगा, इधर हम लोग कर लेते हैं। ये जो है आपका, ये जो वैल्यू आएगा 6.67 इंटू 6 इंटू 7.4 इंटू, अब देखिए यहाँ पे ये दोनों प्लस हो जाएगा और उसमें से इसको माइनस कर दीजिए। तो ये कितना बचेगा, 10⁻11 चला गया तो यहाँ पे बचेगा ये 3 और 5 35 बचेगा, क्योंकि यहाँ से 11 चलेगा 11 बचेगा, 11 जोड़ देंगे तो 35 अपॉन ये आपका हो गया 3.84। अगर इसको अलग अलग करके लिखें तो 3.84 इंटू 10⁸ और 10⁸ तो ये कितना मल्टीप्लाई होगा, ये 16 हो जाएगा। ठीक है, ये ऊपर कर दीजिए, मतलब 6.67 इंटू 6 इंटू 7.4 अपॉन 3.84 इंटू 3.84 और आपका ये 10⁻-34 और इंटू 10⁻-16। समझ में आ रहा है। तब है यहाँ पे देखिए अप्रोक्सीमेटली आप वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। इसको लगभग करेंगे तो ये 2 बार में कटेगा। अप्रोक्सीमेटली आप इसको 2 बार में कट कर सकते हैं। यहाँ से कर दीजिए 2 बार में कट, 2 बार में। देखिए अप्रोक्स वैल्यू लाने के लिए, नहीं तो एग्जैक्ट वैल्यू आप लेके आ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आप एग्जैक्ट वैल्यू इसको कैलकुलेट कीजिए और यहाँ पे अगर जो कैलकुलेशन करेंगे तो ऑलमोस्ट लगभग जो आपका जो वैल्यू है अप्रोक्सीमेटली ये कितने के बराबर आएगा, 2 इंटू 10⁻। और यहाँ पे आपका कितना है, आपका कितना बच जाएगा, 35 में से चला गया 16, 35 में से 16 गया। यहाँ पे अप्रोक्सीमेटली जो वैल्यू है आपका वो कुछ इस तरह से आएगा, कुछ इस तरह से 20 अप्रोक्सीमेटली 20 इंटू 10⁻ कितना आएगा, चला गया, कितना चला गया, 35 में से चला गया आपका 16, तो 35 में से 16 कितना बचेगा, ये 9 बचेगा नहीं, और ये 2 बचेगा, 9 बचेगा, 2 बचेगा, ये 1 बचेगा, 1। ठीक है, तो ये 19, या इसी को आप बुक में लिखा जा सकता है आपका अप्रोक्सीमेटली 10 to 20 और ये क्या है आपका न्यूटन। समझ में आया। ठीक है, तो इस तरह से ये क्वेश्चन आपका बनेगा। तब हम लोग पढ़ेंगे कि ग्रेविटेशन का कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या है। ग्रेविटेशनल जो फोर्स है उसका कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या है उसको हम लोग देखेंगे। तो लिखेंगे सबसे पहला यहाँ लिखेंगे तो gravitational force is always attractive। क्या है आपका, ऑलवेज अट्रैक्टिव। ठीक है, ऑलवेज अट्रैक्टिव है। दूसरा लाइन में जो हम लोग लिखेंगे ग्रेविटेशनल फोर्स जो है ना वो डिपेंड करता है एक्शन और रिएक्शन टाइप। ठीक है, एक दूसरे के बीच में लग रहा है तो जितना सामने वाला लगाएगा उतना ही ये लगाएगा, मतलब एक्शन और रिएक्शन। तो हम कह सकते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स आर डेवलप्ड gravitational force are developed between two bodies या टू बॉडी ना करके लिख सकते हैं डेवलप्ड इनटू टू फॉर्म। पहला जो फॉर्म क्या है आपका, तो ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो एक्शन और रिएक्शन, एक का अट्रैक्शन तो दूसरे का रिपल्सन कह सकते हैं, दोनों के बीच का अट्रैक्शन रिपल्सन। ठीक है, तो मतलब कह सकते हैं कि जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो किस पे वर्क करता है, न्यूटन्स थर्ड लॉ। ठीक है, तब जो नेक्स्ट लाइन है हम लोग लिखेंगे कि ये इंडिपेंडेंट है। क्या है, इट इज
इंडिपेंडेंट ऑफ नेचर ऑफ मीडियम। नेचर ऑफ मीडियम, कि जिस मीडियम में वो रखा हुआ है, दो मास जो है किस मीडियम में रखा हुआ है उसके नेचर से वो इंडिपेंडेंट है। किसी भी मीडियम में रखा हुआ है जो फोर्स आपका जो लगना है उतना ही लगेगा, कम और ज़्यादा नहीं होगा। समझ में आया? तब जो है कि जो ग्रेविटेशनल फोर्स जो है ना, जो फोर्स है वो कहाँ लगता है? फोर्स एक्ट बिटवीन सेंटर टू सेंटर। क्या है? एक बॉडी के सेंटर से दूसरे बॉडी के सेंटर, इसलिए अभी जो हम लोग बना रहे थे फिगर, उसमें हम जो डिस्टेंस ले रहे थे वो उसके सेंटर से सेंटर का डिस्टेंस ले रहे थे। समझ में आया? सेंटर टू सेंटर एक्ट अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग सेंट्रल। ठीक है, जो सेंटर को जो है ना लाइन ज्वाइन करता है, मतलब ये डिस्टेंस यहाँ सेंटर से सेंटर। समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत नहीं। चलिए नेक्स्ट जो पॉइंट है आपका वो है ग्रेविटेशनल फोर्स। नीचे दिखेगा यहाँ पे, हाँ, ग्रेविटेशनल जो फोर्स है, ग्रेविटेशनल जो फोर्स है वो क्या है आपका? वीकर फोर्स है। क्या है आपका? वीकर फोर्स देन किससे? तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक और न्यूक्लियर जो फोर्स है ना उससे। ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एंड न्यूक्लियर फोर्स। समझ में आया? यहाँ तक में कोई दिक्कत नहीं। और भी बहुत सारा विशेषता है, लेकिन आपके क्लास 9th के लेवल पे इतना आप अगर लिख दिए ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में या ग्रेविटेशन के बारे में तो ये काफ़ी है। समझ में आ रहा है? और भी बहुत सारा चीज़ है जो मटेरियल, इसका जो मैग्नीट्यूड होता है, एक देखिए एक बॉडी पे है, अब बहुत सारा जो है ना बॉडी जो है ना वो क्या कैसा फोर्स लगा सकता है, तो इसका जो फोर्स एक्चुअली जो एक्ट करेगा इस पर, उन सब का रिजल्टेंट होगा। उन सब का क्या होगा? रिजल्टेंट होगा। इतना डिटेल में नहीं जाना है अभी, आप इतना भी जान जाएंगे अपने लेवल पे तो ये काफ़ी है। हाँ, जब हायर क्लास में जाएंगे तो इतना तो जानना ही है, इससे 2-4 लाइन और भी ज़्यादा जानना है तो वहाँ पर वो भी सीख लेंगे। ठीक है, तब एक लास्ट क्वेश्चन करते हैं हम लोग। अब देखिए एक क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन अगर समझ गए, देखिए नहीं भी समझ में आएगा तो परेशान नहीं होना है, लेकिन अगर समझ गए तो आगे क्लास में आप जाएंगे तो आपको थोड़ा सा आराम होगा कि इस टाइप के क्वेश्चन को भी आप बनाने में एबल है। हम बोल रहे हैं कि ग्रेविटेशनल फोर्स जो है ना वो दिया हुआ है 49, मतलब एफ का जो वैल्यू दिया हुआ क्या दिया हुआ? 49 दिया हुआ है। इसके अलावा बोल रहा है कि कितना, ये जो दो बॉडी है वो मान लेते हैं इस डिस्टेंस पे है और इस डिस्टेंस पे जो है ना आर है, और इसी पे जो फोर्स लग रहा है वो क्या लग रहा है? एफ लग रहा है। बोल रहा है ये कितना पास आ जाए, मतलब ये कितना, ये दोनों पास आ जाए कि जो फोर्स जो है ना वो कितना हो जाए? 3 टाइम्स हो जाए। कितना हो जाए? 3 टाइम्स हो जाए। समझ में आ रहा है? तो वही बोल रहा है कि कितना डिक्रीज कर जाए, कितना डिक्रीज कर जाए, और कुछ दिया नहीं। फॉर्मूला के साथ हम लोग चलेंगे। फॉर्मूला जो है हमारा वो कहता है कि Gm1 m2 बटा आर स्क्वायर। मतलब यहाँ से अगर आप देखें, अगर दो बॉडी है तो यहाँ से आप करें m1 इक्वल टू F1 इक्वल टू m1 m2 बटा r1 का होल स्क्वायर, और कह सकते हैं कि F2 इक्वल टू आप Gm1 m2 का क्या है? r2 होल स्क्वायर। अगर यहाँ से हम लोग चलें, ठीक है, यहाँ से अगर हम लोग रेशियो ले लें F1 बटा F2 रेशियो ले लेते हैं तो क्या हो जाएगा? Gm1 m2 बटा क्या हो जाएगा? r1 का स्क्वायर अपॉन, ठीक है, इसको अच्छे से लिख लेते हैं हम लोग सीधा करके, इक्वल टू यहाँ है तो ये F1 बटा F2। ठीक है, तब यहाँ पे क्या हो जाएगा? Gm1 m2 बटा r2 क्या हो जाएगा? होल स्क्वायर। अब समझिएगा, यहाँ से जी कट गया, ये कट जाएगा, ये कहाँ चला जाएगा? ऊपर, मतलब r2 का स्क्वायर बटा r1 का स्क्वायर। समझ में आ रहा है? मतलब F1 बटा F2 इज इक्वल टू, यहाँ पे नहीं दिख रहा है, थोड़ा सा इसको मिटाते हैं हम लोग। ठीक है, इसका काम हो गया है, इसको मिटाते हैं। तो F1 बटा F2 इक्वल टू आप R2 बटा R1 का होल स्क्वायर कर सकते हैं। मतलब समझ रहे हैं? ठीक है, अब देखिए F1 का वैल्यू दिया हुआ है F, और F2 बोल रहा है कितना हो जाएगा? 3F इक्वल टू R2 बटा R1 का होल स्क्वायर। तो यहाँ से F कट गया, ये बचा क्या? 1/3 इक्वल टू R2 बटा R1 का क्या हो गया? होल स्क्वायर। तो हम लोग कह सकते हैं कि R2 बटा R1 इक्वल टू 1 बटा क्या है?
√3, 1/√3 मतलब कह सकते हैं 1 बटा क्या है 3। समझ में आया, कोई दिक्कत? ठीक है। अब देखिए फोर्स 3 गुना कर दे तो सर ये 49 का तो आप यूज किए ही नहीं किए हैं। आप बोल रहा है फोर्स जो है ना, फोर्स दिया हुआ है, इसको 3 टाइम्स कर दीजिए। तो इसी में आप यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, आप इसके जगह क्या लिखिए, यहाँ पे फोर्स की जगह पे आप क्या लिखिए 49 लिखिए, और इस एफ की जगह पे आप क्या लिख सकते हैं 49। तो ऑलरेडी कट गया ना, तो ये तो कट ही गया, मतलब इस वैल्यू को कोई जरूरी नहीं है कि आप लिखे ही या नहीं लिखे। आप अगर एफ के टर्म में लिख रहे हैं तो आप एफ के टर्म में ही लिखिए। यहाँ से एक बात पता चला हमको इस फॉर्मूले से, यहाँ से, और बहुत अच्छी बात है, अच्छी बात है। आगे चलिए याद रखिए कि जो हमारा F1 बटा F2 जो है वो R2 बटा R1 का होल स्क्वायर, बस इस फॉर्मूले को याद रखिएगा। ये चैप्टर एंड होगा, हायर क्लास में जाएंगे, ये फॉर्मूले से मजा आएगा, याद होगा तब, क्योंकि हायर क्लास में यहीं से स्टार्ट करेंगे हम लोग। ठीक है, तो ये रहा ग्रेविटेशन का आपका पहला पार्ट, और इस पार्ट को अच्छे से बनाएं, समझें, तब अगले पार्ट में हम लोग एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी लेके आएंगे और फर्दर आगे बढ़ेंगे इस चैप्टर में। थैंक यू।